देखिए, भारत को धनी राष्ट्र की श्रेणी में गिना जाता था। अंग्रेजों के आगमन से पहले भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि उस समय हम सक्षम थे, स्वतंत्र थे और एक अच्छी स्थिति में थे। अंग्रेज जब भारत में आए तो उन्होंने यहाँ पे फूट डालो राज करो की नीति से यहाँ पे शासन किया, और शासन के नाम पे उन्होंने शोषण किया। यानी 200-250 साल तक उन्होंने अपने हित पे ही काम किया। यही कारण था कि भारत की अर्थव्यवस्था गतिहीन हो गई, पिछड़ गई, और उसी प्रभाव से भारत में कहीं न कहीं उसी का एक परिणाम था, दुष्प्रभाव था कि भारत में निर्धनता भी बढ़ी, क्योंकि हमारे पास पर्याप्त संसाधन नहीं रहे, सामाजिक रूप से विकास नहीं हो पाया, और यही कारण था कि आज भी भारत की 1/3 आबादी गरीबी की ओर है। लेकिन फाइनली 15 अगस्त 1947 को जब देश आज़ाद हुआ और आज़ादी का सब तरफ चारों तरफ जश्न था, उस दौरान देश की राजधानी नई दिल्ली के लाल किले के प्राचीर से देश को संबोधित करते हुए देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी एक बहुत बड़ी बात कही, क्योंकि उनके लिए सबसे बड़ी विकट समस्या थी कि 200-250 साल तक हमने अंग्रेजों के अधीन रहे, और एक लंबे संघर्ष के बाद, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग और बलिदान के बाद हमने स्वतंत्रता प्राप्त करी, स्वतंत्रता का हमने जश्न बनाया। लेकिन इस समस्या का समाधान कैसे किया जाए? लेकिन इसी के साथ उन्होंने देश को संबोधित करते हुए कथन कहा। वो कथन क्या है, उसे बड़े ध्यान से सुनते हैं बच्चों। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता प्राप्ति तो एक कदम मात्र है, जो कि हमारे लिए एक विजय उत्सव के रूप में एक अच्छे सुअवसर प्रदान करेगा, क्योंकि अब हम स्वतंत्र हो चुके हैं, अब हम पराधीन नहीं है, अब हम पराधीन हो चुके हैं, हम उनके अधीन नहीं है, हम अपनी इच्छा से स्वतंत्र रूप से काम कर सकते हैं, अपने टारगेट अचीव कर सकते हैं। और ये तभी संभव है जब हम गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, इन सबका उन्मूलन करें, इनका पूरी तरह से इनका खात्मा करें, इनको समाप्त कर दें, क्योंकि ये भी हमारी अर्थव्यवस्था में एक बाधकता का काम करेंगे। क्योंकि इससे पहले जो हमारी अर्थव्यवस्था में बाधक का काम थे वो अंग्रेज ही थे, क्योंकि वो हमारे विकास पे काम नहीं कर रहे थे, उन्होंने अपना स्वार्थ सिद्ध किया था। उनसे तो हम फ्री हो गए, लेकिन अब हमारे सामने सबसे बड़ा उद्देश्य था कि भारत की अर्थव्यवस्था को उस मुकाम तक पहुंचाया जाए ताकि हम पूरे वैश्विक स्तर पे अपने आप को साबित कर सके, और तभी हमारे देश के व्यक्तियों की आय में वृद्धि होगी, जीवन स्तर में वृद्धि होगी, उनके ज्ञान में भी वृद्धि होगी, और ये तभी संभव है जब हम आर्थिक नियोजन करें। लेकिन कहीं न कहीं इसमें सबसे बड़ा जो बाधक था वो निर्धनता था। तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता प्राप्ति तो एक कदम मात्र है, जो कि एक सुअवसर का आरंभ होगा, और अभी हमें बहुत सी महान उपलब्धियां भी अर्जित करनी है। विजयोत्सव हमारी प्रतीक्षा में, जो हमें अचीवमेंट लेने हैं, लेकिन ये तभी संभव होगा जब निर्धनता, अज्ञानता, रोग और बहुत से जो असमानता है उन सबका हम क्या करें, उन्मूलन करें। तब जाके ये उत्सव माना जाएगा, तब जाके ये उसका उत्सव माना जाएगा। तो ये बात नेहरू जी ने कही, बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। अब बात करते हैं निर्धनता किसे कहते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा ये तभी संभव था जब हम इन चीजों पे काम करें। लेकिन एक सबसे बड़ी समस्या की बात थी कि पूरे विश्व में निर्धन आबादी का 5वां हिस्सा भारत में निवास करता है। यानी अगर हम बात करें तो करीब 30 करोड़ भारतीय गरीब है। ये एक बहुत बड़ा दिलचस्प आंकड़ा है, और यही हमारी कहीं न कहीं हमारी अर्थव्यवस्था में बाधक के रूप में काम कर रहा है। ये हमारी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहा है, क्योंकि गरीबी के कारण ही अशिक्षा, रोग, कुपोषण, बेरोजगारी, जनसंख्या वृद्धि, बहुत से कारण भी उत्पन्न होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा समस्या है, यही हमारे लिए वर्तमान में एक बहुत बड़ी चुनौती भी है। देखिए, गरीबी की अगर हम बात करें तो किस तरह से भारत में बहुत से परिवार 2 टाइम के खाने के लिए बैठे रहते हैं, वो पर्याप्त रूप से उनको खाना नहीं मिल पा रहा, उनके पास पर्याप्त मात्रा में संसाधन नहीं पहुंच पा रहे हैं, रोटी, कपड़ा, मकान के लिए वो तरस रहे हैं। तो कहीं न कहीं ये एक बहुत बड़ी समस्या है। तो बच्चों, आज हम पहले बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी पे, गरीबी की अवधारणा पे। गरीबी किसे कहते हैं ये जानना चाहते हैं। तो गरीबी एक सामाजिक अवस्था होती है, गरीबी एक सोशल स्टेज होती है, एक सामाजिक अवस्था होती है, एक ऐसी सोशल सिचुएशन होती है जिसमें समाज का एक वर्ग अपनी मूलभूत, अपनी अनिवार्य, अपनी आधारभूत आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाता है, बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाता है, वो न्यूनतम जीवन स्तर से भी नीचे जीवन यापन कर रहा है, उसको हम गरीब कहेंगे। यहां पे मूलभूत आवश्यकता से मतलब है कि वो रोटी, कपड़ा, मकान, यानी 2 टाइम का खाना अर्जित नहीं कर पा रहा, पर्याप्त रूप से कपड़े नहीं प्राप्त करने पा रहा, और रहने के लिए छत प्राप्त नहीं कर पा रहा। अगर ये वो
आवश्यकताएं पूर्ण नहीं कर पा रहा है तो हम उस वर्ग के लोगों को निर्धन के रूप में काउंट करेंगे, निर्धनता की श्रेणी में शामिल करेंगे। तो गरीबी किसे कहते हैं ये आपके समझ में आ गया बच्चों। गरीबी वह सामाजिक अवस्था होती है जिसमें समाज का एक वर्ग अपनी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाता है। तो रोटी कपड़ा मकान के आधार पर हम गरीबी को काउंट करते हैं और इसे ही गरीबी की निरपेक्ष अवधारणा कहते हैं। देखिए गरीबी वैसे दो प्रकार की होती है, एक होता है मन से गरीब और एक वास्तविक रूप गरीब। देखिए गरीबी क्या है ये हमें जानना है, तो बच्चों बड़े ध्यान से समझना। गरीबी को समझाने के लिए इसके दो कॉन्सेप्ट दिए गए, एक तो है एब्सोल्यूट पॉवर्टी कॉन्सेप्ट और एक है रिलेटिव पॉवर्टी कॉन्सेप्ट, यानी निरपेक्ष गरीबी और सापेक्ष गरीबी। देखिए विकसित देशों में सापेक्ष गरीबी पाई जाती है जबकि निर्धन और विकासशील राष्ट्रों में निरपेक्ष गरीबी पाई जाती है। अब बात करते हैं निरपेक्ष गरीबी किसे कहते हैं। देखिए निरपेक्ष गरीबी गरीबी की वास्तविक अवधारणा होती है, ये वो एक्चुअल सिचुएशन होती है जिसमें व्यक्ति रियल में अपनी आधारभूत, अपनी मूलभूत और अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाता है, क्योंकि हर व्यक्ति को पर्याप्त मात्रा में भोजन चाहिए, पोषण चाहिए, रहने के लिए, पहनने के लिए उसको कपड़ा चाहिए और रहने के लिए उसको मकान चाहिए। अगर यह भी वह अर्जित नहीं कर पा रहा है तो रियल में वो वास्तविक रूप से गरीब है और इसे ही गरीबी की निरपेक्ष अवधारणा कहते हैं। अब सापेक्ष गरीबी किसे कहते हैं। देखिए ये एक मानसिक अवधारणा है, ये वास्तविक नहीं है, ये मन का गरीब है और इसका समाधान संभव भी नहीं है। तो सापेक्ष गरीबी एक मानसिक गरीबी है। मानसिक कैसे, क्योंकि ये एक आय की विषमता से उत्पन्न होती है, जैसे अमीर और अमीर, गरीब और गरीब हो रहा है। आपने देखा होगा हम सब लोगों की प्रति व्यक्ति आय भी अलग है, हमसे भी कई ऊपर लोग कमा रहे हैं, हमसे भी कई लोग कम कमा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम भी गरीब है क्योंकि उसकी तुलना में हम गरीब है। जैसे बात करें ए साल के 20 लाख कमाता है, बी साल के 15 लाख कमाता है, तो बी ए की तुलना में गरीब है क्योंकि ये सापेक्ष गरीब है। ये एक मानसिक अवधारणा है क्योंकि यहाँ पे आय की विषमता है, आय का अंतर है, क्योंकि बी ए की तुलना में आय अर्जित नहीं कर पा रहा है। और इसी से आपने देखा होगा समाज में 3 वर्ग बन गए, निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग और उच्च वर्ग। उच्च वर्ग हमसे आगे हैं, हम मध्य वर्ग है, हमसे भी नीचे बहुत से लोग हैं और ये क्राइटेरिया बन गया। तो ये एक सापेक्ष गरीबी में आता है और ये हर देश में पाई जाती है और स्पेशली अगर हम बात करें तो विकसित देशों में हमें सापेक्ष गरीबी के उदाहरण मिलेंगे क्योंकि वहां पे हर व्यक्ति आधारभूत आवश्यकता तो प्राप्त कर पा रहा है लेकिन कहीं ना कहीं वह सबकी तुलना में आय में पीछे है, कहीं ना कहीं उनमें आय की असमानता है, इसलिए वापस सापेक्ष गरीबी देखने को मिलती है। तो गरीबी को समझने में आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि गरीबी को 2 कॉन्सेप्ट में बांटा गया है, रिलेटिव कॉन्सेप्ट और एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट। भारत में एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट पाया गया है जिसे गरीबी की वास्तविक अवधारणा कहते हैं क्योंकि इसमें व्यक्ति अपनी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाता है। भारत में गरीबी का आकलन निरपेक्ष गरीबी के आधार पर किया जाता है और भारत में यह गरीबी का आकलन योजना आयोग करता है। ध्यान रखिएगा, भारत में गरीबी के बारे में जो डिटेल कैलकुलेट करता है, डेटा जारी करता है, उन पे रिसर्च करने वाली जो संस्था है, गवर्नमेंट संस्था है, वो है योजना आयोग। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया और इसकी जगह नीति आयोग का गठन हो चुका है। बच्चों बड़े ध्यान से समझना, ये इंपॉर्टेंट है कि अब योजना आयोग की जगह ये कार्य कौन करता है, नीति आयोग करता है। अच्छा, नीति आयोग का पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग, यानी राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। बताना चाहूंगा 65 साल पुराने इस आयोग को समाप्त करके नीति आयोग का गठन किया गया है। योजना आयोग जिसे इंग्लिश में हम प्लानिंग कमीशन कहते हैं, पीसी कहते हैं, इसकी स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई थी। बच्चों ये भी ध्यान रखना, ये एडिशनल पॉइंट बता रहा हूं जो भी आपको ध्यान रखना होगा कि भारत में ये एक अखिल भारतीय संस्था है, केंद्रीय स्तर की संस्था है जो कि गरीबी संबंधी आंकड़े एकत्र करती है, आर्थिक नियोजन संबंधी कार्य करती है। लेकिन 65 साल पुरानी इस आयोग को समाप्त करके मोदी सरकार के द्वारा नीति आयोग का गठन कर दिया गया है। तो वर्तमान में गरीबी का आकलन कौन करती है, नीति आयोग करती है। भारत में निर्धनता के लिए जो रेखा रखी गई है यानी बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी गरीबी रेखा से नीचे के लोग, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि भारत में विश्व की करीब कुल निर्धन जनसंख्या का 5वीं आबादी यहाँ निवास करती है, यानी भारत का हर 6ठा नागरिक गरीब माना गया है। साथ ही बात करें भारत में करीब 30 करोड़ लोग गरीब रेखा से नीचे हैं। तो गरीबी रेखा का मतलब है कि वह व्यक्ति जो अपनी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पा रहे, न्यूनतम जीवन स्तर जो हमें प्राप्त करना है, अगर हम वो पूरा नहीं कर पा रहे तो हमें बीपीएल श्रेणी में काउंट किया जाएगा, यानी बिलो पॉवर्टी लाइन के अंडर माना जाएगा। तो भारत में बीपीएल की बारे में बात करें तो बीपीएल की जो गणना की जाती है वो गरीबी की निरपेक्ष अवधारणा के आधार पर की जाती है जो कि गरीबी की वास्तविक अवधारणा है। और यहाँ पे हम इसकी गणना कैलोरी के आधार पर करते हैं, कैलोरी ऊर्जा के आधार पर करते हैं। ध्यान रखिएगा क्योंकि पोषण को ही हमने यहाँ महत्वपूर्ण आधार माना है।
और योजना आयोग के अनुसार इसकी भी कैलकुलेट करने के लिए हमने पैमाना दिया है। योजना ने इसका पैमाना गरीबी ग्रामीण क्षेत्रों के लिए तो 2400 कैलोरी और 2400 कैलोरी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति प्राप्त करना आवश्यक है, और शहरी क्षेत्र के लिए 2100 कैलोरी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति प्राप्त करना आवश्यक है। यानी ध्यान रखना, यहां पर गरीबी का जो मूल्यांकन किया गया है कि गरीबी किसको माने, इसके लिए हमने पोषण के आधार पर कैलोरी ऊर्जा को इंपॉर्टेंट माना है। ध्यान रखिएगा, कैलोरी ऊर्जा को हमने इंपॉर्टेंट माना है, और ये योजना आयोग ने माना है, क्योंकि भारत में गरीबी का आकलन योजना आयोग करता है, वो निरपेक्ष अवधारणा के आधार पर करता है, यानी गरीबी की वास्तविक अवधारणा के आधार पर गरीबी का मूल्यांकन किया जाता है। और यहाँ पे हम इसका मूल्यांकन कैलोरी ऊर्जा के आधार पर करते हैं। वही बात करें, भारत की आबादी को दो भागों में डिवाइड किया है, ग्रामीण और शहरी, यानी अर्बन आबादी और रूरल आबादी की बात करें तो अर्बन एरिया और रूरल एरिया के हिसाब से बात करें तो शहरी क्षेत्र के लिए इसमें रखा गया है 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन प्राप्त करना आवश्यक है, और ग्रामीण क्षेत्र के लिए इसमें रखा गया है 2400 कैलोरी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति प्राप्त करना आवश्यक है। अगर कोई व्यक्ति अगर इससे कम कैलोरी ऊर्जा प्राप्त कर रहा है, इसका मतलब वह गरीब है। बिल्कुल इसका सीधा सीधा संबंध व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकता से, भोजन से रिलेटेड है, क्योंकि जब उसको पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं मिलेगा, पोषण नहीं मिलेगा, तो कहीं तो वह काम नहीं कर पाएगा और वह गरीब है। क्योंकि व्यक्ति, हम लोग कमाते किस लिए, खाने के लिए कमाते हैं, हम लोग एक स्वस्थ जीवन के लिए कमाते हैं, स्वस्थ काया के लिए कमाते हैं, निरोगी जीवन के लिए कमाते हैं, और इसलिए सबसे बड़ा आधार पोषण से रखा गया है, और पोषण में हमने इसको कैलोरी में हमने मेजरमेंट किया है। तो ध्यान रखना, योजना आयोग गरीबी का जो मूल्यांकन करता है वो कैलोरी ऊर्जा के माध्यम से करता है। इसलिए बच्चों, ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि योजना आयोग गरीबी की मूल्यांकन कौन सी अवधारणा के आधार पर करता है, तो ध्यान रखना, निरपेक्ष अवधारणा के आधार पर करता है, और यहाँ पे हम मूल्यांकन कैलोरी ऊर्जा के आधार पर करते हैं, जिसे दो भागों में डिवाइड किया गया है। शहरी क्षेत्र के लिए 2100 कैलोरी रखा है, और ग्रामीण क्षेत्र के लिए 2400 कैलोरी रखा है। प्रति व्यक्ति प्रतिदिन ऊर्जा प्राप्त करना आवश्यक है। अगर कोई व्यक्ति इससे कम प्राप्त कर रहा है तो उसे गरीब माना जाएगा। क्या माना जाएगा बच्चों? गरीब माना जाएगा। वही बात करें, भारत में प्रारंभ में गरीबी और बेरोजगारी के जो आंकड़े वो कौन एकत्र करता है, तो ये आंकड़े एनएसएसओ एकत्र करता है। ध्यान रखना, जिसका पूरा नाम है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, यानी और 1980 में इसका नाम बदलकर नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस कर दिया गया, यानी राष्ट्रीय प्रतिदिन सर्वेक्षण का संगठन कर दिया गया। ध्यान रखिएगा, जो कि ये आंकड़े एकत्र करता है। लेकिन अभी 2019 में इसका नाम बदलकर एनएसओ कर दिया, यानी वर्तमान में भारत में गरीबी तथा बेरोजगारी के जो आंकड़े हैं वो कौन सी संस्था एकत्रित करती है, तो बच्चों ध्यान समझना, नेशनल सैंपल ऑफिस, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन करता है। ध्यान रखिएगा, इससे पहले ये काम नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस करता था, ध्यान रखिएगा, लेकिन वर्तमान में कौन कर रहा है? अब एनएसओ कर रहा है। वही बात करें, आजादी के बाद हमने निर्धन जन अनुपात का आकलन करने के लिए कई प्रयास करे। इसके लिए 1962 में योजना आयोग के द्वारा एक अध्ययन दल भी गठित किया गया, जो कि भारत के ग्रामीण और क्षेत्रीय स्तर पर इस पे अवलोकन करेगी, दौरा करेगी, अध्ययन करेगी और रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। और इसके लिए योजना आयोग ने कई प्रयास भी किए, और इसीलिए हमने यहाँ पे बहुत सी समितियों का गठन भी किया। गरीबी को रोकने के लिए, रोकथाम करने के लिए, उसका उन्मूलन करने के लिए भारत सरकार के द्वारा प्रयास किए गए, और इस पर पहली बार जो जोर दिया गया तो वो 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया। तो देखिए, ध्यान रखना, भारत के आर्थिक कल्याण, उत्थान और विकास के लिए हमने नियोजित अर्थव्यवस्था को अपनाया, पंचवर्षीय योजना के मॉडल को अपनाया, रूस की अर्थव्यवस्था को अपनाया, और इसके लिए हमने काम करना भी शुरू किया। लेकिन पहली बार वो कौन सी योजना थी जिसमें हमने गरीबी उन्मूलन पे काम किया? तो बच्चों ध्यान रखना, 5वीं पंचवर्षीय योजना थी जिसपे हमने गरीबी उन्मूलन पे काम किया। ध्यान रखिएगा, कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? गरीबी उन्मूलन। लेकिन गरीबी को रोकने के लिए, देश में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए, देश के युवाओं को रोजगार देने के लिए, प्रेरित करने के लिए 6ठी योजना में काम किया था। तो ध्यान रखना, गरीबी को रोकने के लिए 6ठी योजना में हमने स्वरोजगार का लक्ष्य रखा, और एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम था जिसके तहत हमने बहुत से ग्रामीण कार्यक्रम भी चलाए। तो 6ठी योजना में हमने बहुत से ग्रामीण कार्यक्रम चलाए ताकि ग्रामीण बेरोजगारों को रोजगार मिल सके और कहीं ना कहीं निर्धनता की मात्रा को कम किया जाए। वो कौन कौन से कदम उठाए, वो कौन कौन से कार्यक्रम थे, योजनाएं थी, उस पर हम बात करते हैं। तो देखिए, पहला था एनआरपी, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, यानी राष्ट्रीय ग्रामीण स्वरोजगार प्रोग्राम। वही दूसरी बात करें, आईआरडीपी इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया गया, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम चलाया गया, ट्राइजम चलाया गया, और ऐसे ही डकरा चलाया गया। तो ये कुछ एक महत्वपूर्ण प्रयास थे जो कि ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार प्रदान करने के लिए थे, निर्धनता को कम करने के लिए थे, जो कि हमने 6ठी पंचवर्षीय योजना में महत्वपूर्ण कदम उठाए। मैं आपको बताना चाहूंगा, आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रधानमंत्री, देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा 5वें लोकसभा चुनाव के दौरान 1971 में उन्होंने गरीबी हटाओ देश को बचाओ ये नारा दिया था। ध्यान रखना, और इसी नारे के अंतर्गत हमने गरीबी उन्मूलन में प्रयास किया, और पहली बार जो गरीबी उन्मूलन पे जो प्रयास किए वो हमने 5वीं में किए थे, ध्यान रखना। लेकिन 6ठी में हमने स्वरोजगार पे काम किया, जिसके अंदर हमने कुछ प्रोजेक्ट चलाए थे, ध्यान रखना। वही गरीबी के मूल्यांकन के लिए हमने प्रति व्यक्ति यानी पर कैपिटा इनकम
को हमने कॉस्ट लिविंग के आधार पर तय किया और इसके लिए हमने गणना करना शुरू किया। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है कि वर्तमान में हम गरीबी का आकलन पीसीआई के बेस पे करते हैं। वही गरीबी को रोकने के लिए, गरीबी पे काम करने के लिए गरीबी निवारण दिवस बनाया जाता है, जो कि हर साल 17 अक्टूबर को बनाया जाता है। तो ये भी बच्चों आपको ध्यान रखना है कि गरीबी निवारण दिवस कब बनाया जाता है, हर साल 17 अक्टूबर को बनाया जाता है। एक बात और ध्यान रखना, यूएनओ जो कि विश्व की सबसे बड़ी संस्था है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संगठन, यानी यूएनओ के तत्कालीन महासचिव बाइडोर, ध्यान रखना बाइडोर ने गरीबी मूल्यांकन के लिए निरपेक्ष अवधारणा को जोड़ दिया। देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, एक्चुअल में गरीब वही है जो निरपेक्ष हो, यानी वास्तविक अवधारणा के आधार पर हो, जो मूलभूत आवश्यकता प्राप्त नहीं कर पाए, अपनी बुनियादी आवश्यकता पूरी नहीं कर पाए, न्यूनतम जीवन स्तर अर्जित नहीं कर पाए, वह गरीब माना गया। और इसी अवधारणा के आधार पर यूएनओ के महासचिव बाइडोर ने भी निरपेक्ष अवधारणा के आधार पर ही गरीबी की गणना करी और यहां पे उन्होंने गरीबी के मूल्यांकन का जो आधार रखा वो कैलोरी ऊर्जा रखा। तो ध्यान रखना बच्चों, यूएनओ ने भी गरीबी के लिए कौन से कॉन्सेप्ट को अपनाया, निरपेक्ष अवधारणा को, और इस यहां पे उन्होंने गणना का आधार क्या रखा, कैलोरी ऊर्जा। और भारत में गरीबी की गणना कौन करता है, योजना आयोग, और हमारे यहां पर भी वही निरपेक्ष अवधारणा के आधार पर कैलोरी ऊर्जा के माध्यम से गणना की जाती है। यूएनओ ने यहां पे कैलोरी ऊर्जा का एक ही पैमाना रखा 2300 कैलोरी, जबकि हमारे यहाँ योजना आयोग ने क्या रखा था, ग्रामीण क्षेत्र के लिए 2400 और शहरी क्षेत्र के लिए 2100 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त करना आवश्यक है। अगर इससे कम ऊर्जा प्रतिदिन प्रति व्यक्ति अर्जित नहीं कर पा रहा है तो वह गरीब है, जबकि यहां ऐसा नहीं है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। यूएनओ की तरफ से यह पक्ष किसने रखा था, तत्कालीन यूएनओ के महासचिव बाइडोर ने गरीबी का आधार निरपेक्ष गरीबी के आधार पर रखा और उसका मूल्यांकन करने के लिए उन्होंने पैमाना रखा कैलोरी ऊर्जा को। और कोई व्यक्ति जब 2300 कैलोरी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति अर्जित नहीं कर पा रहा है तो वह गरीब माना जाएगा। गरीबी के आकलन के लिए पहली बार अगर हम बात करें तो यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा भी 1999 के दौरान एचपीआई निकाला था, ध्यान रखना, यानी मानवीय गरीबी सूचकांक निकाला था, ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स निकाला था, जिसे 2010 में चेंज करके एमपीआई कर दिया, ध्यान रखिएगा, बहुआयामी सूचकांक में मिला दिया गया। तो ये भी ध्यान रखना, विश्व का सबसे बड़ा जो प्रतिष्ठित संस्थान है जो आंकड़े जारी करता है वो यूएनडीपी करता है। और यूएनडीपी की तरफ से गरीबी पे कौन सा इंडेक्स निकाला जाता है, वर्तमान में एमपीआई निकाला जाता है। और इससे पता चलता है कि विश्व में कौन सा राष्ट्र सबसे ज्यादा गरीब है, किसकी कौन सी रैंक है, ये एमपीआई के थ्रू पता चलता है। तो बच्चों ध्यान रखना, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे बात करें, वैश्विक मंच पे बात करें तो यूएनडीपी इस पे इंडेक्स जारी करता है और भारत में ये काम अब नीति आयोग करता है। भारत में गरीबी के आकलन के लिए बहुत सी समितियां समय समय पर गठित हुई, जिसमें अगर हम बात करें तो महत्वपूर्ण समितियों में जैसे लकड़ावाले समिति है, सुरेश तेंदुलकर समिति है, रंगराजन समिति है, रघुराम राजन समिति है, ऐसी बहुत सी समितियां गठित हुई है जिन्होंने गरीबी मूल्यांकन पे कार्य किए हैं। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि गरीबी मूल्यांकन पे किस किसने अपने अपने काम किए। तो सबसे पहले गरीबी मूल्यांकन में काम करने वाली जो एजेंसी थी, समिति थी, वो थी लकड़ावाले समिति, उसके बाद भी तेंदुलकर समिति है, रंगराजन आई, और अब बात करें तो रघुराम राजन समिति। तो समय समय पर योजना आयोग के द्वारा बहुत सी समितियों का गठन किया जाता है, गरीबी का मूल्यांकन किया जाता है। भारत में अगर हम बात करें तो गरीबी मूल्यांकन करने वाली जो पहली समिति थी वो लकड़ावाले समिति थी, और लकड़ावाले समिति ने गरीबी का मूल्यांकन कैलोरी ऊर्जा के आधार पर ही किया, पोषण के आधार पर किया, और इन्हीं के फॉर्मूले को योजना आयोग ने माना। मैं आपको बताना चाहूंगा, लकड़ावाला, डीटी लकड़ावाला, जो कि योजना के तत्कालीन उपाध्यक्ष भी रहे थे, ध्यान रखिएगा, और उन्होंने ही गरीबी का मूल्यांकन कैलोरी ऊर्जा के आधार पर किया था। तो ध्यान, लकड़ावाला समिति ने गरीबी का मूल्यांकन जो किया वो कैलोरी ऊर्जा के माध्यम से किया, और इसके लिए उन्होंने शहरी क्षेत्र के लिए जो आंकड़े लिए वो औद्योगिक शहरी औद्योगिक श्रमिक उपभोक्ता सूचकांक लिया और उपभोक्ता लिया। वही अगर हम बात करें ग्रामीण के लिए बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र में कृषि श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को उन्होंने आधार माना, और इसके आधार पर कैलोरी ऊर्जा के आधार पर उन्होंने गरीबी का आकलन किया। तो ध्यान रखना, लकड़ावाला समिति ने गरीबी का मूल्यांकन कैलोरी ऊर्जा के माध्यम से किया, और शहरी क्षेत्र के लिए उन्होंने औद्योगिक श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक लिया, और ग्रामीणों के लिए बात करें तो ग्रामीण में कृषि श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर इसको तैयार किया। लकड़ावाला फार्मूले के अंतर्गत उन्होंने राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में उन्होंने निर्धनता की रेखाएं अलग अलग बताई। इस तरह से उन्होंने कुल 35 रेखाओं में इसे डिवाइड किया कि भारत में गरीबी का स्तर अलग अलग जगह अलग अलग रूप में है। उसके बाद अगर हम बात करें तो उनके अनुसार उन्होंने कहा कि 1993-94 में अगर हम निर्धनता रेखा से बात करें तो भारत में करीब 35.97% यानी लगभग 36% आबादी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करती है, यानी बीपीएल के है, यानी जो न्यूनतम जीवन स्तर अर्जित नहीं कर पा रहे, अपनी बुनियादी आवश्यकता को पूरा नहीं कर पा रहे। और उनके बाद में बात करें तो 2000 में उन्होंने ये आंकड़ा 26.10% के हिसाब से बताया। वही उनके अनुसार सबसे ज्यादा उस समय सबसे ज्यादा गरीब राज्यों में उड़ीसा था, जिसकी लगभग 47.15% आबादी गरीबी की तरफ थी। आगे हम बात करें एनएसएसओ का 61वां जो चक्र चलाया गया गरीबी मूल्यांकन के लिए, गरीबी आकलन के लिए,
तो उनके अनुसार भारत में गरीबी की प्रतिशत दर 2004-5 में 21.8 थी, ध्यान रखिएगा। जबकि 1999 के और 2000 में जो आंकड़ा था वो इससे अलग है, ध्यान रखिएगा, इसको काउंट नहीं किया गया, ये लकड़ा वाले के तहत था। जबकि एनएसएसओ ये कहता है कि 2004-5 में भारत में गरीबी दर उस समय 21.8 थी, क्योंकि 2004-5 के लिए गरीबी का अनुपात जो था वो भिन्न भिन्न वस्तुओं के आधार पर अलग निकला था। निर्धनता रेखा पर आकलन करने के लिए दो प्रकार के प्रश्नावली तैयार की गई। इसका प्रयोग एनएसएसओ ने अपने 61वें चक्र में किया था। एक तो थी यूआरपी, एक थी एमआरपी। तो ध्यान रखिएगा, एमआरपी यानी मिक्स रिकॉल पीरियड और यूआरपी मतलब यूनिफॉर्म रिकॉल पीरियड। एनएसएसओ, जिसे वर्तमान में एनएसएस कहते हैं, अब ये एनएसओ बन चुका है, ने अपने 61वें चक्र के अनुसार 2004-5 के लिए राष्ट्रीय स्तर पर निर्धनता का अनुमान लगाने के लिए यूआरपी का प्रयोग किया। देखिए, यूआरपी का मतलब होता है यूनिफॉर्म रिकॉल पीरियड, यानी समान रिकॉल पीरियड। इसके अनुसार भारत में उस समय गरीबी 27.5% थी। देखिए, इसके लिए उन्होंने क्या आधार लिया, उन्होंने 30 दिन का रिकॉल पीरियड लिया और उपभोक्ता के द्वारा जिन जिन वस्तुओं पे उपभोग व्यय किया जाता है उन आंकड़ों के आधार पर लिया। जबकि मिश्रित रिकॉल पीरियड यानी एमआरपी की बात करें तो उन्होंने 5 गैर खाद्य वस्तुओं को लिया, जिसमें कपड़े, जूते, टिकाऊ वस्तुएं, शिक्षा और संस्थागत दवाएं को व्यय को आधार माना और इस आंकड़ों के आधार पर 365 दिनों के बेस पर रिकॉल पीरियड के अनुसार एकत्र किए और शेष वस्तुओं के उपभोग व्यय को उन्होंने 30 दिन के आधार पर लिया और इसके आधार पे उन्होंने निर्धनता अनुपात निकाला, जिसके अनुसार उन्होंने 21.8% आबादी को गरीब बताया। तो ये एनएसएसओ के 61वें चक्र में प्रयोग किया गया था। तो इसलिए बच्चों, आपसे पूछा जा सकता है कि एनएसएसओ ने अपने 61वें चक्र में दो तरह की प्रश्नावली दी थी, जिसमें यूआरपी और एनआरपी। यूआरपी की बात करें तो ये 30 दिन के आधार पर थी, जबकि एमआरपी 365 दिन के बेस के आधार पर थी, जो कि खाद्यान्न वस्तुओं को छोड़कर अन्य वस्तुओं पर आधार पर किए गए उपभोग व्यय को कैलकुलेट करके तैयार की गई थी। अब बात करते हैं सुरेश तेंदुलकर समिति। इनका भी एक अहम योगदान रहा भारत के गरीबी मूल्यांकन में। तेंदुलकर समिति के अनुसार भारत में जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली जो आबादी है वो करीब 37% के आसपास है और इन्होंने गरीबी का जो मूल्यांकन किया वो उपभोग व्यय के आधार पर किया। ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, लकड़ा वाला ने कैलोरी ऊर्जा के आधार पर किया था, जबकि इन्होंने उपभोग व्यय को आधार माना, एमआरपी यूआरपी को आधार माना। तो ध्यान रखिएगा, ये एक प्रश्न बच्चों आपसे पूछा जा सकता है कि गरीबी का मूल्यांकन करने वाली सुरेश तेंदुलकर समिति ने गरीबी का आकलन किसके आधार पर किया? तो उन्होंने उपभोग व्यय के आधार पर किया, यानी उपभोक्ता कौन कौन वस्तुओं पर व्यय कर रहा है। अगर वो नहीं कर पा रहा है या पर्याप्त आवश्यकता प्राप्त नहीं कर पा रहा तो वो गरीब है। विश्व बैंक ने भी गरीबी के आधार पर गरीबी की कैलकुलेट करने के लिए वर्ल्ड स्तर पर विश्व विकास सूचकांक जारी किया और इस शीर्षक में उन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया कि विश्व में निर्धन लोगों का सर्वाधिक संख्या भारत में, यानी ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ा बिंदु है कि भारत विश्व में सबसे गरीब देशों में गिना जाता है। विश्व में सबसे ज़्यादा गरीबी की आबादी हमारे देश में निवास करती है। ये एक बहुत बड़ी समस्या हमारे लिए और ये विश्व बैंक द्वारा जारी विश्व विकास रिपोर्ट में भी हमको मिला। उनके अनुसार विश्व में लगभग विश्व की 1.3 अरब जो निर्धन जनसंख्या, यानी पूरे वर्ल्ड में करीब 1 अरब आबादी है, इस समय करीब 8 अरब आबादी पहुंच चुकी है। तो 1.3 अरब आबादी का 36% हिस्सा भारत में निवास करता है, ये ध्यान रखिएगा। और जिनकी आय प्रतिदिन $1 से भी कम है, यानी यहां पर एक व्यक्ति एक दिन में $1 से कम आय अर्जित कर पा रहा है, इसलिए लगभग 36% आबादी हमारे यहाँ गरीब है। ये आंकड़े विश्व बैंक ने दिए थे, ध्यान रखिएगा। विश्व बैंक ने अब इस आंकड़े को बदल दिया, अब उन्होंने इसको $1.25 कर दिया प्रतिदिन, यानी विश्व बैंक ने अनुसार $1 के अनुसार अब उन्होंने इसको सुधार करते $1.25 रख दिया प्रतिदिन। यानी अगर भारत में कोई व्यक्ति एक दिन में $1.25 अर्जित नहीं कर पा रहा है तो वह गरीब माना जाएगा। तो इस तरह से हमने गरीबी की अवधारणा समझी। तो गरीबी की अवधारणा में बच्चों आपने क्या समझा? गरीब उसे कहते हैं जब समाज का एक वर्ग अपनी बुनियादी आवश्यकता को पूरा नहीं कर पाए, अपना न्यूनतम जीवन स्तर अर्जित नहीं कर पाया तो वह गरीब माना जाएगा। भारत में गरीबी का आकलन योजना आयोग करता है, वर्तमान में नीति आयोग करता है और यहाँ पर निरपेक्ष अवधारणा के आधार पर गरीबी का मूल्यांकन किया जाता है। वही बात करिए, गरीबी की अवधारणा दो प्रकार की होती है, निरपेक्ष और सापेक्ष। जो सापेक्ष होती है वह एक मानसिक अवधारणा है, जबकि निरपेक्ष एक वास्तविक अवधारणा है, हकीकत है कि व्यक्ति अपनी आधारभूत आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पा रहा है। तो इस पार्ट में हमने गरीबी के बारे में पढ़ा। अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे गरीबी के क्या कारण है। तब तक जुड़े रहिए मिशन ज्ञान के साथ।